नागरिकों के मूल अधिकार हमारे संविधान में किस देश के संविधान के आधार पर लिया गया है? आप आपस में डिस्कशन कर सकेंगे, चुप है डिस्कशन कर सकेंगे। सही जवाब 2 अंक। इंदिरा गांधी दल का पहला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के कर्तव्य किस संविधान से उठाए गए हैं? सही जवाब 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद दल से है, भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हो गया था? जोर से बोलो। सही जवाब 2। भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। 395 में से 250 अनुच्छेद को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोक डाला जा रहा है कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोक डाला जा रहा है। हम ही घर की बुनियाद है और हमें ही घर से निकाला जा रहा है। आज जो ये अनंत उदार आकाश में चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशिष्ट ज्योतिष में प्रशिष्ट भारत देश में जो तंत्र चल रहा है उसे कहते हैं लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यही है कि जब तक इस पर जनता का दबाव है तब तक ये एक सुरक्षा का निर्माण करेगा, और जिस दिन इस पर जनता का दबाव नहीं होगा उस दिन ये एक खुले में सांड की तरह होगा जो किसी को भी रौंद कर चला जाएगा। इसी भारत के दुनिया में सबसे बड़े और बेहतरीन संविधानों की सूचियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भारत देश का ये संविधान समाज में सभी को समानता और अपने अपने धर्मों को अपनाने की पूरी आजादी देता है। पर इसी समाज में बनने वाली व्यवस्थाओं और कानूनों में समय समय पर बदलाव होना जरूरी है। महोदय, हम इतिहास से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अतीत के पुराने सिक्के वर्तमान में चलाए नहीं जा सकते, परंतु इतिहास की जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वर्तमान कायम रह सके, इसी में हमारे समाज का कहना है कि एक हिंदू लॉ होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है और एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होता है। और इसमें समान नागरिक संहिता के आ जाने से धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। क्या महोदय आप नहीं मानते कि इतिहास और वर्तमान का रिश्ता ही निरंतर और परिवर्तन का रिश्ता है? जब बहस छिड़ी है तब सवाल उठा है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी धर्मों के ऊपर एक धर्म को लागू करने का ही है। पर महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता एक खुद अपने आप में निष्पक्ष कानून है जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। महोदय, अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो एक बात जरूर पता चलती है कि समय के चक्र में अगर कुछ ना के बराबर बदला है तो वो है महिलाओं की स्थिति, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक लड़कियों के साथ होने वाले हर मजाक में विवाह की गूंज मौजूद होती है। अगर आपके घर की बहू छत पर खड़ी है तो इसका सीधा सा मतलब है आपके घर का मान सम्मान छत पर खड़ा है। अगर आपके घर की बेटी बाहर किसी व्यक्ति से बात कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब कि आपके घर का मान सम्मान बाहर किसी से बात कर रहा है। और जब यही मान सम्मान अपने घर में प्रतिहरित होता है तब आपको इस चलते फिरते मान सम्मान की फिक्र क्यों नहीं होती? जब यही चलता फिरता मान सम्मान न्याय की मांग करता है, जब यही चलता फिरता मान सम्मान बराबरी की बात करता है, जब यही चलता फिरता मान सम्मान न्यायालय की अदालतों में आंचल फैलाए न्याय की मांग करता है, तब आप अपने पैर पीछे क्यों घसीटते हो? आप न्याय क्यों नहीं लेते? आप न्याय क्यों नहीं लेते? यही मामला केरल में हुए मुस्लिम महिला कॉन्फ्रेंस में 90% महिलाओं और यही मामला सर्रा मालाबार में समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते हुए देश का अखंड स्वरूप बताया है। यहीं पर मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की 2 टिप्पणियों की चर्चा करना चाहूंगी। पहली टिप्पणी कि बाबा
आता। एक नन्ही सी चिड़िया जब उड़ना चाहती है तो खुला आसमान उसका स्वागत करता है, और जब वो ऊंचे आकाश में उड़ती है तो उसे अपनी स्वतंत्रता का एहसास होता है, अपनी सीमाओं और दायरों का एहसास होता है कि हमें कितना ऊंची उड़नी है। और इसी प्रकार हमारा भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, हमारी सफलता के लिए हमें मार्ग दिखाता है और हमारे कर्तव्यों और दायरों को हमें बताता है। जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य हमारा ढाल बनकर हमारे अधिकारों को हमें दिलाते हैं, वही मौलिक कर्तव्य हमें अपनी दायित्व का निर्वहन करना सिखाती है। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तित्व जो हमारे इस पवित्र दस्तावेज, पवित्र नियमों, पवित्र कानूनों को अभी लंघित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, बिल्कुल भी जघन्य अपराध कर से नहीं डरता है। मैं कहता हूँ हम घर बनाने बैठे ये क्या बना बैठे, हम घर बनाने बैठे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों को फिरका इज्जत नहीं होती, परिंदों को फिरका प्रसिद्ध नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। संविधान बोलता है समान हक मिले सबको, सबको अवसर मिले समान हक मिले सबको, सबको अवसर मिले समान। मैं भारतीय हर नागरिक की हूँ मुस्कान, देश का सर्वोच्च विधान, मैं हूँ भारत का संविधान। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एमपी सर, लेगा जी एवं सभी शिक्षकगणों को सादर प्रणाम करती हूँ। 6 भाषाओं के ज्ञान, 26 डिग्रियों के साथ जब वो शख्स भारत अपने देश लौटा तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी, सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। और जब अफसर बन के कुर्सी पर बैठा तो वहां का चपड़ा से पीने को पानी नहीं देगा और फाइल व्यतिरस्त होकर फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन इस भारत देश के लिए बैक टू मिशन सोसाइटी को लेकर अड़ा रहा, डिगा रहा और इस समाज को बताया कि मैं आया हूँ आपको समान और समानता दिलाने के लिए। अब जब मौका आया तो उन्होंने सभी वर्गों के लिए समान और समानता लिख दी। वो व्यक्ति जिन्होंने आजीवन अपमान सहा और उसकी बारी आई तो उसने सबके लिए समानता लिख दी। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश के भावी नागरिकों, इस देश की सत्ता, इस देश के राजनीतिक, इस देश के लोगों से है, कृपया मुझे आप एक बात बताइए। जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सबको जंग आजादी के नायक और न जाने कितनी उपाधि देते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनको सिर्फ दलितों का मत्स्य आरक्षण के नायक ही क्यों कहते हैं? मुझे बताइए। क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से इसलिए क्यों हो रहा है हमारे देश में ये सब? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनके व्यक्तित्व को सिर्फ 2 रेखांकितों में क्यों अंकित कर दिया गया? या तो दलितों का मसीहा या सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े हुए। जिससे हमारे जीवन में अध्यापक का क्या रोल है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहूंगी। सूरज को हथेली से रोक नहीं सकते, समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते और ये आसमान से ऊंचाई तो हम नाप सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भीम की ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। इशारों से प्रकट करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। सभी वक्ताओं ने प्रयास किया, हम अच्छा बोले, हम सच्चा बोले, लेकिन जीत किसी एक की होती है, फिर जीत का क्रम चलता रहता है। 1 2 3 विश्लेषण खुद वक्ता कर लेता है कि मैं कैसा बोला हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं, कभी ना हारे हिम्मत, कभी न विसारे राम, कभी हार कभी जीत,
यही जीवन का संग्राम, यही जीवन का संग्राम। छोटी मोटी हार से आपको दुखी नहीं होना है, और जीत हो जाए तो आपको अहंकार से गर्वित नहीं होना है। यही उम्मीद, कभी ना हारिए हिम्मत, बोलिए कभी ना हारिए हिम्मत, मैं बिसारिए राम, कभी हार कभी जीत, यही जीवन का संग्राम। इस बार आपके सामने 20 अंकों में से मैं घोषणा करूंगा। तीसरे स्थान की सबसे पहले मोनिका, आपने 20 में से 12.5 अंक प्राप्त किए। एक बार मोनिका के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आगे जोरदार तालियां। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शब्दों से ज्यादा अपने भाव को प्रधानता दी भाषण में मुकेश, जिसने सेकंड स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां मुकेश के लिए। कहा जाता है भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। मुकेश सर ने भाव को संबोधित किया। उसके बाद प्रथम स्थान, प्रथम स्थान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इस भाषण प्रतियोगिता की श्रेष्ठ प्रतियोगिता के रूप में वसुंधरा को। उनका प्रथम स्थान 20 में से 15 है। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही सभी की, लेकिन तीनों की उनसे अच्छी रही, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इन तीनों के लिए 1 2 3 Now, please like, share and subscribe, and don't forget to